हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के ऊपर। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री है और इसके चैप्टर 1 को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में ना हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो हम उस पेपर का क्या आंसर लिखेंगे हम आज उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे होते हैं कि सर ये सवाल है क्या जवाब दूं, और ये 10 ईयर में ये सवाल आया तो मैं इसका क्या जवाब दूं। तो मैं ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बेसिक मकसद यही होगा कि इन सारी जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों का सबका जवाब दिया जाए। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप असद इकबाल 82 के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहां मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। पहला सवाल आता है हमारे पास कि केमिस्ट्री क्या है, डिफाइन केमिस्ट्री। तो फिर हम केमिस्ट्री की हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डली हुई है। केमिस्ट्री की हेडिंग डालने के बाद से हमने इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करा क्योंकि ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में एक चीज़ ख्याल ही रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा लाजमी डाल दीजिएगा, तो ये पहचानी जाएगी कि एक डेफिनेशन है या कोई लॉ है। तो यहाँ पर क्या है कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, चेंजेस, स्ट्रक्चर एंड लॉज गवर्निंग द चेंजेस दैट अकर इनसाइड मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है किसकी, फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आता है उसको हम स्टडी करते हैं, और जो जितने भी लॉज हैं चेंजेस के हवाले से, उन मैटर के अंदर जितने भी लॉज बने हुए हैं, मैटर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसके हवाले से जितने भी लॉज बने हुए हैं, तो उसे हम डिस्कस करते हैं किसको, केमिस्ट्री में। तो ये सिंपल सा ही इसका जवाब है। जब भी केमिस्ट्री के बारे में आए कि डिफाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में बताएं, तो आप ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो आपको इस तरह आपको मार्क्स आपको मिल सकते हैं पेपर में। अच्छा, अगर आप हमें फेसबुक पे अगर आप फॉलो करना चाहें तो हम हमारा एक पेज है एजुकेशन सिनेमा के नाम से फेसबुक पे, तो आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारे पास, राइट फॉर मुस्लिम एंड मॉडर्न कॉन्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 मुस्लिम के और 4 मॉडर्न साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन लिखें आप। तो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन में क्या है कि फॉलोइंग आर द 4 मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। मुस्लिम कंट्रीब्यूशन की हेडिंग डालें, हेडिंग डालने के बाद से फॉलोइंग आर द, ये एक लाइन थोड़ा सा एडिट करके लिख दें, तो इससे ये होगा कि आपका पेपर में स्पेस भी कवर हो जाएगा और समझने वाले को भी आसानी होगी कि ये बंदा जो है वो नॉलेज रखता है, इसको पता है कि किस तरह पेपर में लिखा जाता है। तो मैं आपको साथ साथ पेपर पैटर्न भी समझाता हुआ जा रहा हूँ कि आप मुस्लिम कंट्रीब्यूशन की हेडिंग डालें, ब्लू से ब्लैक से उसको अंडरलाइन कर लें, और अंडरलाइन करने के बाद से फॉलोइंग आर द, ये एक लाइन लिख दीजिए, उसके बाद से फिर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कीजिए। सही है। तो ये पहली वीडियो बना रहा हूँ पहले चैप्टर में। इस चैप्टर में मैंने सबसे ज्यादा यही कोशिश की है कि आपको गाइडलाइन भी दी जाए पेपर पैटर्न के हवाले से। तो आगे है पहला पेपर, ये पहला कंट्रीब्यूशन के जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इन बेहयान गलत थोड़ा सा हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जाबिर इब्न हयान कंट्रीब्यूशन। अच्छा, जाबिर इब्न हयान की कंट्रीब्यूशन क्या है कि जाबिर इब्न हयान को जनरली नोन एज फादर ऑफ अलकेमी कहा जाता था। ही डिस्कवर्ड व्हाइट लेड पिगमेंट, उन्होंने लेड पिगमेंट को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद से आता है कि ही ऑल्सो डेवलप मैनी लेबोरेटरी एपरेटस, उन्होंने बहुत सारे एपरेटस जो है लेबोरेटरी के वो भी इन्वेंट किए थे, डिस्कवर किए थे या डेवलप किए थे। आगे चलते हैं, उसके बाद है अल्लाजी कंट्रीब्यूशन। तो आपने 2 कंट्रीब्यूशन इब्न हयान में लिख दिया, अब आगे आप आ जाइएगा अल्लाजी के ऊपर। अल्लाजी क्या थे भाई? अल्लाजी वाज अ फिजिशियन, केमिस्ट, फॉर्मली नोन एज केमिस्ट, अल्केमिस्ट एंड अ फिलोसोफर, ये सब कहलाते थे। और अल्लाजी ये कंट्रीब्यूशन है क्या? अल्लाजी कंट्रीब्यूशन, अल्लाजी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से इन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया था। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो है वो हम पढ़ते हैं सेकेंडरी क्लास में, तो सेकेंडरी में काफी डिटेल में फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस वहां पे समझाया गया है। सेकेंडरी केमिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे ना सिंध बोर्ड की, तो वहां पर काफी डिटेल में फर्मेंटेशन के प्रोसेस को भी समझाया गया है। तो हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमें क्या है कंट्रीब्यूशन बताने, तो हमने कंट्रीब्यूशन बता दी। और दूसरी कंट्रीब्यूशन क्या है कि ही वाज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड वाज फर्स्ट टू यूज ओपियम एज एनेस्थेटिक, उन्होंने इस हवाले से भी काम किया। आगे चलते हैं अल्बेरूनी कंट्रीब्यूशन। अल्बेरूनी ने क्या इन्वेंट किया? ही कंट्रीब्यूटेड इन फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अल्बेरूनी की कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? फिजिक्स में है, मेटाफिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, और केमिस्ट्री की फील्ड में उनकी क्या है, उन्होंने डिफरेंट मतलब के मटेरियल की उन्होंने डेंसिटीज वगैरह फाइंड आउट की है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इब्ने सीना। इब्ने सीना ने क्या, इब्ने सीना जो फेमस है वो किस कंट्रीब्यूशन में फेमस थे?
वो थे मेडिसिन की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में बहुत फेमस थे वो, और उनका मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वो फेमस थे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चारों मुस्लिम साइंटिस्ट जो नंबर 1 थे, जाबिर इब्न हयान, अल-लाजी, अल-बैरूनी और इब्न सीना, ये 4 साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इनके आप दो कंट्रीब्यूशन या फिर इनके बारे में आप कंट्रीब्यूशन में कुछ भी लिख दें, जो लिखना चाह रहे हैं वो ये आपके सामने मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया और इसको समझा भी दिया है, तो आपका ये आंसर जो है वो काफी आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं मॉडर्न कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मॉडर्न कंट्रीब्यूशन है क्या? सबसे पहले मॉडर्न कंट्रीब्यूशन की हेडिंग डालिए और यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द 4 मॉडर्न साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द केमिस्ट्री। सबसे पहले है जे ब्लैक के बारे में लिख दीजिएगा कि ही डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया था। जे प्रेस्ली के बारे में लिख दीजिएगा ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। शीले के बारे में लिख दीजिएगा, शीले जो है वो ही डिस्कवर्ड क्लोरीन गैस। और आगे जो है कैवेंडिश ने क्या डिस्कवर किया भाई? ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस, उन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया। तो इस तरह आपके 4 मुस्लिम, ये जो 4 मुस्लिम थे, ये 4 मुस्लिम और आगे ये 4 मॉडर्न, ये चारों मॉडर्न साइंटिस्ट की आपकी कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट राइट 4 सिग्निफिकेंट रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री। ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री के हवाले से आप कोई 4 उसके रीजन लिखें कि हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कि रीजन क्या है, इसकी वजह क्या, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, और वो वजह थोड़ा सा ना अच्छी बताना है आपने। तो फॉलोइंग आर द 4 सिग्निफिकेंट रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री। हमारे पास क्या है कि 4 सिग्निफिकेंट रीजन, हमने एक लाइन लिख दी फॉलोइंग आर द करके। अब आगे लिख दिया केमिस्ट्री इज एन इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आवर मटेरियल वर्ल्ड। हमारे पास ये इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज है और हमारे पास एक एक्सप्लेन करने का एक तरीका है हमारे मटेरियल वर्ल्ड को। ये जो वर्ल्ड है इसमें जितने मटेरियल्स वगैरह हैं इनको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, क्योंकि वर्ल्ड जो हमारा किससे बना हुआ है? मैटर से। तो मैटर को एक्सप्लेन करना है या उसके मटेरियल को एक्सप्लेन करना है, वो इसमें बता रहा है। आगे लिखा हुआ है केमिस्ट्री एनेबल्स अस टू डिजाइन ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल ड्रग्स टू फाइट डिसीजेस। केमिस्ट्री क्या करता है? ये सारे जितने भी डिजाइन करवाता है मटेरियल्स को, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले भी बात समझाई है कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, डिजाइन की तरफ भी जाते हैं। डिजाइन मतलब कि मटेरियल कितना टेंसाइल है, कितना डक्टाइल है, और उसकी डक्टिलिटी क्या है, उसकी ब्रिटलनेस क्या है, मटेरियल कितना प्रेशर या कितनी फोर्स जो है वो मटेरियल जो है वो सस्टेन कर सकता है। तो हम ये सब चीजें भी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही हमने चीजें डिस्कवर की है, और हमने बहुत सारी चीजें ऐसी मेडिकल साइंस में डिस्कवर की हैं जो कि हमारी डिसीज के अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रही होती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी दवाइयाँ होती है, तो हर दवाई का, हर मेडिसिन का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला केमिस्ट्री के बदौलत ही मिलता है, केमिस्ट्री के थ्रू ही मिलता है। अगर केमिस्ट्री ना होती तो उसका फॉर्मूला नहीं मिल पाता। तो केमिस्ट्री हमारे पास क्या है कि ड्रग्स वगैरह को डिजाइन करती है, पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स वगैरह जो है हमारे पास, उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो उसकी पेस्टिसाइड्स वगैरह हम उसको यूज करते हैं ताकि हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें। आगे लिखा हुआ है फाइबर टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर थिंग। और हमारे पास फाइबर जो है वो मुख्तलिफ फाइबर जो है हमने केमिस्ट्री के थ्रू ही इन्वेंट किए हैं या डेवलप किए हैं। आगे लिखा हुआ है केमिस्ट्री फिगर्स प्रोमिनेंटली इन अदर फील्ड सच एज बायोलॉजी इन द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन। हमने क्या किया, केमिस्ट्री जो है वो उसने बहुत ज्यादा बायोलॉजी में भी काफी ज्यादा इसी ये कारआमद रही है, क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है कि बायोलॉजी में हम मेडिसिन वगैरह के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में या ह्यूमन स्पेशी के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं, मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो कभी बायोलॉजी वगैरह आप पढ़ें तो केमिस्ट्री को भी आप बड़े ध्यान से पढ़ें, ताकि जब बायोलॉजी का सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो केमिस्ट्री भी साथ साथ उसके कवर हो जाए। तो केमिस्ट्री के थ्रू ही अगर आप केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बने होंगे तो बायोलॉजी को पढ़ने में या बायोलॉजी को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। आगे लिखा हुआ है कि 14 पॉइंट है केमिस्ट्री हैज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सोसाइटी। द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इज वन इनकम्प्लीट लिस्ट वुड आल्सो टच अपॉन मोस्ट एरियाज ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, हर जगह केमिस्ट्री यूज हो रही होती है, हर जगह नजर आ रही होती है, वाकई हर जगह नजर आ रही होती है। द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इज वन एंड अ कंप्लीट लिस्ट वुड आल्सो टच अपॉन मोस्ट एरियाज ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और जो हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ है, हमारे पास जितनी इन्वेंशन हुई है वो केमिस्ट्री के थ्रू ही है। अगर केमिस्ट्री ना होती तो आज हम इतने एडवांस और इतने मॉडर्न एरा में नहीं जी रहे होते। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो ये था हमारा तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में हमने चीजें बता दी हैं कि ये 4 पॉइंट्स ने कहे थे कि आप रीजन बताओ, ऐसे ठोस रीजन बताओ जिससे आप अपनी केमिस्ट्री को स्टडी को सपोर्ट कर सके। तो हमने इसके 4 रीजन बता दिए, तो हमारा ये सवाल भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं कि राइट 5 नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वो कह रहा है कि सिर्फ नाम बताएं 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के 5 ब्रांचेस के नाम ये हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो, फिजिकल, इंडस्ट्रियल। आगे केमिस्ट्री लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो सिर्फ नाम पूछ रहा था तो नाम बता दिया, इसकी काफी डिटेल है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन काफी नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है बुक में, तो ये काफी नहीं है, क्योंकि यार ये पूरा एक आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी फील्ड है।
और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फील्ड है और इसको हम अभी फर्दर डेफिनेशन में डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसने ऐसे भी सवाल में इसने यही कहा है कि आप 4 नाम बताएं, तो हमने 4 नाम इसे बता दिए कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बायो, फिजिकल, इंडस्ट्रियल है। जब आगे कभी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह तो हम इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आगे लिखा हुआ है कि राइट साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, ये 5वां सवाल है और आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। तो आगे लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है कि साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, और आप यहाँ पर एक लाइन एडिट कर दीजिएगा, यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री ये बाद एक लाइन ये लिखिएगा कि फॉलोइंग आर द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री नंबर 1। अब यहाँ पर नंबर 1 जैसे शुरू हो रहा है वो हो रहा है नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अ बेसिक टूल टू, ऑब्जर्वेशन से नाम से पता चल रहा है क्या करना है भाई, ऑब्जर्व करना है। कोई बंदा भी है वो ऑब्जर्व कर रहा है उसे। हाइपोथेसिस क्या है कि द एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय द pondering of the scientist after observation phenomenon which is still on trial is called hypothesis। बार-बार उसका ट्रायल वगैरह लेते हैं, वो क्या रहा है हाइपोथेसिस के ख्याल के आपका ख्याल, आपके ख्याल में क्या चीज बन रही है वो। और थ्योरी के बारे में क्या बताते हैं कि द हाइपोथेसिस व्हिच इज सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट गिवन बाय मेनी साइंटिस्ट्स इज नोन एज थ्योरी। अब वो थ्योरी कैसे बनाई जाती है भाई, थ्योरी ये है कि जब वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, आपने भी इसको बहुत दफा ऑब्जर्व कर लिया और रिजल्ट वही आ रहा है, तो आपने इसके बारे में लिख दिया कि यार ये चीज यही है। उसके बाद क्या हुआ, वो थ्योरी जो है वो बार बार वो टेस्ट की जा रही है अगेन एंड अगेन, और वही फैक्ट्स एंड फिगर वही आ रहे हैं और वही चीज बार बार फिट हो रही है। तो फिर आपने, और जो उसकी प्रिडिक्शन है वही प्रिडिक्शन आ रही है बार बार, तो वो चीज आपकी बन जाती है लॉ। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना साइंटिफिक अप्रोच की, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने चैप्टर 1 को डिटेल में समझाया है वहां पर। यहाँ पर तो मैं सिर्फ बात ये करूंगा कि यार केमिस्ट्री के जब ये सवाल आए तो आपने लिखना क्या है, तो आपने लिखना जो है वो ये लिखना है। और अगर आपको समझना है एक्स्ट्रा तो मैं आपको गिवन वहां पे कमेंट में भी आपको लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, या आप चाहें तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन को भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई बटन होगा एक, तो आई लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे भी खुल जाएंगी चीजें, तो वहां पर भी लिंक शो हो रहा होगा। तो ये चीजें दी केमिस्ट्री के जब सवाल आए तो आपने ये चीजें लिखनी है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मैंने समझाया नहीं है आपको, जब आपको अगर समझना होगा तो फिर मैं ये करूंगा कि आपको मैं वो लिंक जो है, आपको वो लिंक वहां पर जाना होगा, वहां पे लिंक के जरिए जब आप वहां पर जाएंगे मेरी दूसरी वीडियोस पे, तो वहां पर मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया है, साइंटिफिक अप्रोच को भी समझाया है, मॉडर्न केमिस्ट्री के ऊपर भी समझाया है, साइंटिफिक रीजन के ऊपर भी समझाया है, हर चीजों को मैंने एलिमिनेट करा है, बिल्कुल एक्सप्लेन किया है बिल्कुल मैंने एक एक चीज को। तो आप वहां पर चीजें देख सकते हैं। और सबसे आखिरी बात जो कि मैं पहले से बोलता हुआ ये आ रहा हूँ कि यार अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप असद इकबाल 82 के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो उसके नाम से फिर मेरी आईडी निकलेगी और वहां पर असद इकबाल 82 पे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा एजुकेशन सिनेमा एक पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, हमारी वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, वहां भी हमसे कोई चीजें पूछ सकते हैं। जो चीजें हमें आती होंगी हम वो आपको जरूर बताएंगे, और जो चीजें नहीं आती होंगी तो हम उसके बारे में सर्च करेंगे और आपको उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। केमिस्ट्री तो सिंटैक्स बुक की जो बुक है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें चैप्टर 2 है केमिकल कम्बिनेशन के नाम से, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि सर ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो उस सवाल का मैं आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं असद इकबाल 82 के नाम से, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि डिफाइन क्या करना है भाई। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मास, मोलर मास, मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये 10 डेफिनेशन आई हुई है चैप्टर 2 में। बहुत दफा यही डेफिनेशन ही रिपीट होती रहती है पेपर में, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में जब भी आप लिखेंगे डेफिनेशन तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब जो एलिमेंट के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन की तादाद को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी ये डेफिनेशन आए तो आप इसको लिख दीजिएगा। इस डेफिनेशन को मैंने फर्दर एक एक करके एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो वीडियो की लिंक देख सकते हैं। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है दूसरी डेफिनेशन में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये देख लें, लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन के बारे में कि द सम ऑफ द एवरेज मासेस ऑफ द नेचुरल मिक्सचर ऑफ एन आइसोटोप्स
of an element which is compared to one of the 12 part of carbon 12 is called atomic mass of an element। ये कार्बन का सिंबल है C, कार्बन 12, मतलब ये कार्बन 12 के मास से उसको कंपेयर किया जाएगा, किससे, 112 से कंपेयर किया जाएगा, किसके, किसी भी आइसोटोप के मिक्सचर के एवरेज को। तो जब भी डेफिनेशन आए एटॉमिक मास की तो आपने ये फिट कर देनी है और ये डेफिनेशन सिंबल आपने लिखनी है। अब इसको आप याद कर लें या समझ लें, आपकी मर्जी है जो करना है। इसको मैंने समझाया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी दूसरी वीडियोस हैं उसमें मैंने एक एक टॉपिक को भरपूर तरीके से समझाया है। मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर पेपर में आएगा तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, आपकी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो आप डेफिनेशन यही लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन ये कंप्लीट मानी जाएगी और आपको पेपर में मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फार्मूला, ये याद रखिएगा। सिंपलेस्ट फार्मूला इसको इसलिए बोलते हैं, देखते हैं डेफिनेशन से क्या बताती है डेफिनेशन, फिर आपको खुद ही इससे पता चल जाएगा कि सिंपलेस्ट फार्मूला इसको क्यों कहते हैं। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एज वेल एज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। मतलब ये बताना चाह रहा है कि इंपेरिकल ये जो फार्मूला होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके अगर देखा जाए तो उस एटम का ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा होता है इंपेरिकल फार्मूला। सो दोस्तों आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज का नाम है एजुकेशन सिनेमा, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरी डेफिनेशन तो हो गई कंप्लीट, चौथी डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। Molecular formula लिखा हुआ है the formula which represent the actual or exact number of atoms of different elements in a molecule of a compound is called molecular formula। molecular formula क्या बताता है, एक्चुअल नंबर के, एक्चुअल नंबर क्या है और एक्चुअल एटम क्या है मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, तो वो कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे लिखा हुआ है फार्मूला मास, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को आप सम कर दें और जो फॉर्मूले के अंदर जो प्रेजेंट है वो कहलाता है इसका क्या, फार्मूला मास। मोलर मास, मोलर मास क्या कहला रहा है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड व्हिच इज एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी मास को, मोल को आप एक्सप्रेस कर दें किसमें, ग्राम में, लिखा हुआ यहाँ पे ग्राम में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये तीन डेफिनेशन यहाँ हो गई। पहले, इससे पहले हमने ये तीन डेफिनेशन डिस्कस की थी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला। तो टोटल 6 डेफिनेशन जो है हमने डिस्कस कर लिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मास और मोलर मास। अब बाकी जो मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अब हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। लिखा हुआ है मोल्स, द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड, इज नोन एज मोल। मोल क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, अगर उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए किसको, ग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अवोगाड्रो नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंसेस कंटेन 6.02 into 102 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर। ये अवोगाड्रोस नंबर किसी भी मोल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के एक मोल के अंदर उसके पार्टिकल की तादाद कितनी होती है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 23 होती है। इसको जरा सही कर लीजिएगा, ये बुक में आपके लिखा हुआ होगा, इसको जरा देख लीजिएगा। भैया मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये सिंपल डेफिनेशन अवोगाड्रोस नंबर में आपने लिखने हैं। आगे है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में क्या है, दो सब्सटेंसेस इन विच केमिकल चेंज अकर एंड देयर केमिकल कंपोजिशन इज चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता क्या है कि अभी केमिकल चेंज हुआ नहीं है, एरो से पहले वाला वो एरिया क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाला एरिया क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। इसमें यही बता रहा है कि इसमें कोई केमिकल चेंज अभी अकर नहीं हुआ है, तो वो क्या है, अभी वो चेंज होने वाला है या अभी वो हुआ नहीं है, तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में यही होता है कि जब कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई केमिकल चेंज आ जाता है, उसके बाद जो बनने वाली चीज है, जो सब्सटेंस बनेगा नया, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो ये थी टोटल 10 डेफिनेशन, मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये 4 बची हुई थी, तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसी डेफिनेशन में आपको लिखना क्या है, तो आपके लिए समझे नोट्स की तरह है। ये एक नोट्स है जिसको आप बाद में याद कर सकते हैं, जिसको आप बाद में समझ के अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्टेटमेंट और एग्जाम्पल बतानी है। अच्छा भाई, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं भाई, 4 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यहाँ पर ये 2 लिखे हुए, नेक्स्ट पेज में 2 होंगे, हम उनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं।
पहला लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई, मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। मैटर को आप नहीं बना सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल चेंज के अंदर। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, लिखा हुआ है ना, इस थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक स्टेटमेंट लिखनी है। और पेपर में आपको देखें यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटमेंट और एग्जाम्पल दोनों बतानी है, तो पेपर में आप देख लीजिएगा कि आपको स्टेटमेंट कह रहा है या एग्जाम्पल कह रहा है। अगर दोनों कह रहा है तो दोनों बतानी है, अगर एक कह रहा है तो सिर्फ आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों कह रहा है। ये देखिए आप, स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दोनों चीजें बोल रहा है वो, तो हमने दोनों चीजें बतानी है। स्टेटमेंट हमने बता दी, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये आपने इसकी स्टेटमेंट बता दी है। अब आपने ये करना है कि इसकी एग्जांपल भी आपने बतानी है कि वाटर में बी कंटेन फ्रॉम वन सोर्स फ्रॉम मेनी सोर्स प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और ऑब्टेन फ्रॉम रेन, रिवर और कैनाल एटसेट्रा, बट प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। आपने ये एग्जांपल लिखनी है और एग्जांपल के बाद से ये छोटी जिसके बारे में बताना है कि H2O के अंदर 2 और 16 का रेशियो होगा। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 2 की वजह से 2 आ गया। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो ऑक्सीजन 1 है तो 16 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 16, तो 1/16 आ जाएगा। 2 के टेबल से इसको काट दीजिएगा, तो 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, तो यहाँ से ये कटेगा और ये 1:8 पार्ट्स बाई मास, ये आ गया आपका। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास है कि स्टेटमेंट है और इसकी एग्जाम्पल है। अब आगे भी यही है, तीसरा जो लॉ होगा उसमें भी यही काम करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे उसकी। तो स्टेटमेंट ये रही, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट और इसकी एग्जाम्पल। स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ एन एलिमेंट इज फिक्स्ड व्हाइल द मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सम मल्टीपल ऑफ इट। ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल आपने बता देनी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। It means that 12 gram of carbon combined with 16 gram of oxygen in carbon monoxide and 32 gram of oxygen in carbon dioxide। आपने बताना है कि 12 ग्राम के कार्बन में कितना होता है भाई। अगर ये देखें ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितना, एक कार्बन है, 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक है। अच्छा, CO2 के अंदर क्या होगा, कार्बन तो सेम रहेगा, ये देखें कार्बन तो एक ही रहेगा और ऑक्सीजन की तादाद क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 16 था तो 32 हो जाएगी। तो hence the ratio of O is 16:32 और 1:2। इसको टेबल से आप आराम से समझ सकते हैं। मास ऑफ कार्बन कितना है 12, देखिए एक है और यहाँ पर भी आपके क्या एक है, तो 12 और 12। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है तो 16, 2 है तो 32, यहाँ तक आ गया। अब 16 और डिवाइड करेंगे 32 को, तो 1 और ये 2, 16 1s आर 16, 16 2s आर 32, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, इसको टेबल से जरा देख लेंगे, जल्दी आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी आप ऊपर चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लिखा हुआ है कंपाउंड, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है भाई H2O2। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही है तो यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 16 और 32 हो गया। डिवाइड करेंगे 16 के टेबल से तो 1 और 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देखिए हमेशा इसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी सेम है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। कंपाउंड देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपस में मिलेंगे वो रेशियो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का हमेशा 1:2 का रेशियो बनाएंगे, चाहे वो यहाँ मिले चाहे वो यहाँ मिले। आप देखिए रेशियो हमेशा सेम बन रहा है सब में। तो ये था कि उसके मल्टीपल में रेशियो बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 1:2 का मल्टीपल बनना शुरू हो गया, 1:2 का बनेगा, फिर 1:3 का बनेगा, 1:4 का बनेगा, 1:5 का बनेगा, इस तरह के रेशियो बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट भी आपको लिखना समझ में आ गई होगी। इसको पेपर में इसको लिखना क्या है, इसको कहाँ तक लिखना है और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या देनी है। तो आपने ये दो एग्जाम्पल देनी और इसकी स्टेटमेंट बनानी है, आपका सवाल खत्म हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 के बारे में कि चौथा लॉ है क्या। लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो स्टेटमेंट आपने बतानी है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड, जब दो एलिमेंट डिफरेंटली कंबाइन होंगे, सेपरेटली कंबाइन होंगे विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, फिक्स मास थर्ड एलिमेंट के द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर शैल बी ईदर इन द सेम रेशियो और सम मल्टीपल ऑफ इट। जब ये दो एलिमेंट है ये कंबाइन होंगे थर्ड एलिमेंट से, तो अपना रेशियो हमेशा क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे या फिर मल्टीपल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें कार्बन का रेशियो क्या है 3 आ रहा है, यहाँ पर कार्बन की रॉ में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की रॉ में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की रॉ में देखें क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रॉ में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रॉ में क्या 8 आ रहा है। तो यही इसकी एग्जाम्पल है, यही इसकी एग्जाम्पल आपने लिखनी है पेपर में। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है काफी आराम से,
वो वीडियो की लिंक मैंने आपको कमेंट में भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहां से उसको प्लीज देख लें, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ मेरे बताने का ये मकसद है कि यार पेपर में सवाल जब आएगा तो आपने लिखना क्या क्या है, तो आपने एक नोट्स की फॉर्म में आपको चीजें दे रहा हूँ कि आपने ये चीजें लिखनी है पेपर में, आपको समझना है तो आप वो दूसरी वीडियोस देख लें, मगर पेपर पैटर्न अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर में लिखना क्या क्या होगा। आगे चलते हैं भाई तीसरे सवाल की तरफ, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये जो सवाल है, ये सवाल जो है वो एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो कि मैंने पहले बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, लिखा हुआ है कि दिस लॉ वाज वेरीफाइड फलाना फलाना, ये आपने इंट्रोडक्शन दे देना है यहाँ से यहाँ तक कि भाई इसको परफॉर्म किसने किया था, जर्मन केमिस्ट थे वो लैंडोल्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने कि एच शेप ट्यूब लिया, एक तरफ AgNO3 फिल किया, एक तरफ HCl फिल किया और दोनों को क्या करा, शेक कर लिया। तो एक तरफ AgNO3 था, एक तरफ HCl था। जब इन्होंने शेक किया तो क्या बन गया, AgCl बन गया और HNO3 बन गया, एक दो नए कंपाउंड बन गए। अब दो नए कंपाउंड जब बने तो उन दो नए कंपाउंड को यहाँ पर वही कह रहा था कि जब मास जो है वो इनका फर्ज करे 1 kg है और इसका ही 1 kg है, तो जब ये आएगा तो टोटल यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितने kg हो गया, 2 kg। तो यहाँ पर भी इसका मास कितना होगा, 2 ही kg होगा टोटल जब भी आएगा। तो यही कहना चाह रहा है ये, आप मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो AgNO3 को हमने किस में चेंज कर दिया, AgCl में, HCl को किस में चेंज कर दिया, HNO3 में। तो ये फर्क था मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है ये, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में जरूर आई होगी। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लिखा हुआ है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। बोल रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन बताओ और इसकी एक एग्जांपल बताओ। केमिकल रिएक्शन की आपने डेफिनेशन बता दी और इसकी एग्जांपल बता दी। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू द केमिकल चेन इज कॉल्ड केमिकल चेन, केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल बता दी, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या होता है कि कन्वर्जन, रिएक्टेंट को कन्वर्ट किया किसमें, प्रोडक्ट में, इस कन्वर्जन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बस सिंपल सी डेफिनेशन थी। जब भी पेपर में आएगा कि यार डिफाइन केमिकल रिएक्शन और इसकी एक एग्जांपल दो, तो भाई ये दे देना, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बता दीजिएगा और उसकी एग्जांपल बता दीजिएगा। आगे सबसे आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये है कि भाई डिकम्पोजिशन, डिफाइन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। उसके 5 टाइप केमिकल रिएक्शन के जरा बताएं और उसकी एग्जांपल ही बताएं। हो सकता है पेपर में 2 टाइप बोले, हो सकता है पेपर में 3 टाइप बोले, हो सकता है पेपर में वो नाम बोल दे कि यार डिकम्पोजिशन बताओ और एडिशन बताओ, तो वही सिर्फ बता देना जो वो कहे। मगर यहाँ पर मैंने जनरल सवाल बता दिया कि 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शन के लिखो और उसके एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन भी करो। अच्छा भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना सिंपल कंपाउंड इज हीटेड in the absence of air, it is split into similar component. This reaction is called decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होता है कि जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर दें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आपने किसमें किया, तोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन दोनों में आपने इसको तोड़ दिया। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को किसमें तोड़ा है, 2 चीजों में तोड़ दिया। तो टूटने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कभी भी ऐसा हो रहा हो कि कोई कंपाउंड टूट रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो एग्जाम्पल किसकी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की होगी। यही इसकी डेफिनेशन थी और इसकी एग्जाम्पल पेपर में आएगा, आपने डेफिनेशन लिख देनी है और इसकी एग्जाम्पल इस तरह आपने उसको बता देनी है। आगे चलते हैं, एडिशन रिएक्शन। लिखा हुआ है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन अ सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन और एडिशन का आपस में आंकड़ा है। डिकम्पोजिशन बोलता है टूटने को, एडिशन बोलता है जुड़ने को। तो जहां पे टूट रहा है तो वहां पे डिकम्पोजिशन, जहां पे ऐड हो रहा है वहां पे एडिशन। देखिए उसकी वही उल्टी मिसाल है, ये प्रोडक्ट साइड थी, ये रिएक्टेंट बन गई, ये रिएक्टेंट थी, ये प्रोडक्ट बन गई। सही है, एक ही एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे लिखा हुआ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन इज दैट रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसमें ये कह रहा है कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना वहां से। तो यहाँ पर देखेंगे Zn ने क्या किया, HCl के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या किया, Cl को Zn अपने साथ ले गया और H अलग हो गया। जैसे यहाँ पर फर्ज करें कि पहले से क्लास में यहाँ पर H जो है वो कहीं कोचिंग में पढ़ रहा था Cl के पास, या फिर Cl पढ़ रहा था H के पास पढ़ रहा था कहीं। तो Zn ने क्या किया, Zn एक टीचर है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक टीचर है। तो यहाँ पर Zn ने क्या किया, इस स्टूडेंट को Cl को क्या किया, बुला लिया और कहा कि मेरे पास आके पढ़ लो। तो बेचारा H अकेला हो गया और Cl जो है वो Zn के साथ आकर पढ़ने लग गया, Zn के साथ मिल गया। तो ये रिएक्शन था। यहाँ पर देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिर्फ किसकी, एक की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, Cl की यहाँ पर। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि Cl और NO3, मतलब दोनों कंपाउंड में, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। NO3 उठ के NaNO3 के पास चला, Na के पास चला गया
और एजी के पास क्या आ गया, सी एल उत्तर आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तभी इसका नाम है कि इसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इसमें एक जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डेफिनेशन आएगी और एग्जाम्पल के साथ कहेगा तो आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देनी है, फालतू कोई बात लिखनी नहीं है। बस सिंपल सी बात यही थी कि आपने डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जाम्पल के साथ। तो डेफिनेशन बता दी और इसकी एग्जाम्पल भी आपने बता दी। आगे चलते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। लिखा हुआ है कंबशन रिएक्शन। इन कंबशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज बर्न इन द। अब कंबशन मतलब होता है जलाना। तो जलाना भाई यहीं से दिख रहा है कि भाई किसी भी कंपाउंड को आपने एयर में ही जला दिया। भाई एयर चाहिए होता है जलने के लिए, सिंपल सी बात आप ये याद रखनी है। अभी बहुत रफिंग वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें रफली, कि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको कोई भी चीज जलानी है तो वो जलाने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। उसकी एग्जाम्पल आपने बता दी कि मीथेन गैस, जो आपके घर में सुई गैस आती है, जो आपके घर में नेचुरल गैस आती है जिसका आप बिल भरते हैं, वो सुई गैस को आपने क्या किया, जला दिया। जलाते हैं कैसे भाई, माचिस से आपने चिंगारी मारी और वो जल गई। जलना शुरू हुई तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दो चीजें ये प्रोड्यूस होगी। तो ये आपने मीथेन गैस को जला दिया। लोग क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, कार्बन को जलाते हैं, C+O2 करते हैं और CO2 बना देते हैं। तो वो भी हो सकता है कि कोयले को आपने जलाया तो क्या निकलता है भाई, ब्लैक सूट निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल थी। तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ ये तो 5 सवाल थे आपको। ये देखिए सबसे लास्ट वाला सवाल था, डिफाइन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी मैंने आपको समझा दी कि आपने डिफाइन किस तरह करना है और एग्जाम्पल किस तरह देनी है। तो दोस्तों ये खत्म हो गया भाई ये चैप्टर। और इस चैप्टर के बाद मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे दोबारा यही करूंगा कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर इकबाल असद 82 के नाम से, या फिर हमारा पेज आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं एजुकेशन सिनेमा के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें अगर आप फॉलो मुझे करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में बिला झिझक पूछें। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ होगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप पूछें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपना टाइम ये कि अपने टाइम को आप यूज़ करें, यूटिलाइज करें। और कोई इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं मुझसे तो वो हासिल करें। व्हाट्सअप पे कोई फजूल चीज़ें ना पूछें। पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछनी है तो आपने वो चीज़ें पूछनी है तो वो चीज़ें पूछ लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।